हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन ख़त्म होगा तो हमारा स्टार्ट क्या होगा बच्चों, बोर्स मॉडल। और हमने अभी तक इस चैप्टर में इस वीडियो से पहले की काफ़ी 3, 4, 5, 6 वीडियो जो पहले देखी हैं वो सारी किस चीज़ के पार्ट थे। मैंने बार बार आपको बोला था कि डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर्स मॉडल। एक बार रदरफोर्ड का मॉडल आया, देन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, दे वर पार्ट ऑफ डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर्स मॉडल। अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो वो सारे के सारे टॉपिक बच्चों डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर्स मॉडल के अंदर आते हैं। अभी फाइनली हम लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन पढ़ने के बाद हम पढ़ने वाले हैं बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल क्या है, क्या क्या पोस्टुलेट थे, क्या क्या उन्होंने बताया, क्या सारी एजम्पशन, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे ढंग से। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बोर्स मॉडल क्या है? तो सबसे पहली चीज़, बोर्स पूरा नाम नील बोर है। आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है इनका मॉडल, बोर्स मॉडल, जहाँ पे आपने बहुत कम अमाउंट में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑर्बिट्स में घूमते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी 2n² होती है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी है ना। उसको एलेबरेटेड वे में फिर दोबारा पढ़ते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे जो आपको अभी तक नहीं पता थे। 9th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो नील बोर का मॉडल सबसे पहले स्टार्ट होता है उनके पोस्टुलेट्स से। पोस्टुलेट्स, ठीक है बच्चों। पोस्टुलेट्स बेसिकली आपको पता होगा वो सारी चीज़ें जो बिलीफ होती है, मानी जाती है, सच है, उसको आप पोस्टुलेट्स बोलते हो, ठीक है। तो इनके काफ़ी पोस्टुलेट्स थे। हर पोस्टुलेट को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, क्या था उसका मतलब, क्या बोलना चाहते थे, एंड देन उसके बाद एक्चुअल मॉडल में उन्होंने क्या बोला, हर चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। मे बी थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आराम से पेशेंटली आप देखोगे तो आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ आएगी। सबसे पहला पोस्टुलेट बच्चों वो बोलते थे कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर पाथ। ऑर्बिट बोलते थे, ये जो टर्म कॉइन किया था ऑर्बिट इन्होंने किया था अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला द एनर्जी ऑफ दैट ऑर्बिट रिमेन्स फिक्स्ड एंड ऑल द ऑर्बिट्स आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये इनका बच्चों फर्स्ट पोस्टुलेट था, ओके। ये इनका फर्स्ट पोस्टुलेट था। अब समझते हैं फर्स्ट पोस्टुलेट में इन्होंने क्या बोला। एक एक पोस्टुलेट लिखेंगे, ढंग से समझेंगे, देन अगेन उसके बाद मॉडल में क्या बोला उन्होंने उसको भी समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला बच्चों, ध्यान से देखना। तो पोस्टुलेट्स में सबसे पहले उन्होंने बोला कि रिवॉल्व्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड सर्कुलर पाथ। एक चीज़ याद करो, जब आप रदरफोर्ड्स मॉडल आपने पढ़ा था तो आपने देखा था कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे क्या कैसे कुछ नहीं बताया गया था। आपको बस ये बताया गया था कि हाँ इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हैं, उसके एनर्जी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था कि उसके ऑर्बिट क्या होते हैं, किस तरीके से घूमते हैं, उनके कोई एनर्जी होती है कि नहीं, उनका कोई रेडियस होता है कि नहीं, कुछ भी नहीं बताया गया। तो सबसे पहला पोस्टुलेट ही बोर ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर पाथ। उनका कहना था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। सर्कुलर पाथ जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं, क्या उन्होंने टर्म कॉइन करा, ऑर्बिट। तो जो सर्कुलर पाथ था उसको ऑर्बिट बोलते हैं। उन्होंने बोला द एनर्जी, एंड यहाँ पे एक और चीज़ लिख लेना, एंड रेडियस। तो उन्होंने बोला कि जो ऑर्बिट होता है उसका जो एनर्जी होती है वो एनर्जी एंड रेडियस वो फिक्स्ड होता है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता। तो एनर्जी एंड रेडियस दैट ऑफ ऑर्बिट रिमेन्स फिक्स, वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। जब नेक्स्ट पोस्टुलेट बताऊंगा तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो ध्यान से सुनना, उनका ये नहीं कहना था कि ऑर्बिट कहीं पे भी हो सकता है। उनका ये कहना था ऑर्बिट एक फिक्स जगह पे होती है जिसका रेडियस फिक्स होगा, एनर्जी फिक्स होगी। एंड उन्होंने बोला जो बाकी ऑर्बिट्स होते हैं वो हमेशा कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। आपको पता है कि कंसेंट्रिक सर्कल ऐसे सर्कल्स को बोलते हैं जिसका सेंटर सेम हो। तो न्यूक्लियस सेंटर हो गया तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, तो इन सबको एक दूसरे के लिए कंसेंट्रिक सर्कल्स बोलूँगा। तो ये आपको भी पता, 9th में भी आपने देखा है कि ऑर्बिट इस तरीके से आप बनाते थे। तो इन्होंने क्या बताया कि ये सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते। तो आपको आई होप फर्स्ट पोस्टुलेट क्लियर हुआ होगा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड अ सर्कुलर पाथ जिसको ऑर्बिट बोलते हैं, जिसकी उस ऑर्बिट की एनर्जी एंड रेडियस हमेशा फिक्स्ड होती है। और ये जितने भी ऑर्बिट्स होते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं आपस में, ठीक है। अब आते हैं बच्चों सेकंड पोस्टुलेट पे। उनका सेकंड पोस्टुलेट क्या था? सेकंड पोस्टुलेट अगेन वो ये कहते थे कि टाइम के साथ जो एनर्जी होती है वो कभी चेंज नहीं होती ऑर्बिट की, ओके। अगर आप सेकंड पोस्टुलेट की बात करो तो सेकंड पोस्टुलेट में उन्होंने क्या बोला कि एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट डजंट चेंज विद टाइम, ठीक है।
एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई टेम्परेरी चीज़ है, फिक्स एनर्जी की ऑर्बिट्स होती हैं। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होगी, सेकंड की एनर्जी फिक्स होगी, उनका रेडियस भी फिक्स होगा। इन सब के बारे में अभी और आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो एक चीज़ तो इन्होंने ये बोली कि एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होता, लेकिन उन्होंने ये बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी स्टेट एक ऑर्बिट को बोलते हो, ठीक है, बट व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन stationary state to another, transfer of energy is required or takes place। कंफ्यूज मत होना बच्चों, मैं समझाता हूँ बेसिकली क्या होता है। उन्होंने ये बोला कि जो एक न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी कभी चेंज नहीं होती, इसकी फिक्स एनर्जी रहेगी, और जो सेकंड ऑर्बिट है उसकी भी फिक्स एनर्जी रहेगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन कभी भी एक स्टेशनरी स्टेट बोल रहे हैं, ऑर्बिट बोल रहे हो, एक ही बात है, ऑर्बिट को ही स्टेशनरी स्टेट बोल रहे हैं। तो जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट कभी भी नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी चाहिए होगी। आपने एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ा था ना, तो आपको पता था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि वो एनर्जी कुछ गेन कर लेता है तो वो ऊपर जाएगा, और एमिशन स्पेक्ट्रम में ऊपर से वापस नीचे गिरता है। लाइमन बाल्मर सीरीज सब आपने पढ़ा है, तो उस केस में क्या होगा। तो वही उन्होंने बोला कि जब एक स्टेशनरी स्टेट से दूसरे स्टेशनरी स्टेट में जाएगा तो या तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी या एनर्जी रिलीज होगी। तो नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो एज सिंपल एज दैट इन्होंने ये चीज़ बताई। देन थर्ड उन्होंने क्या बताया, थर्ड पोस्टुलेट्स उनका क्या, पोस्टुलेट क्या था, व्हेन electron transition takes place, energy can be represented as, देखो ये मान लो एनर्जी E2 है, ये E1 है, ये ऑर्बिट 1 है, ये ऑर्बिट 2 है। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गिरता है तो जितनी इन दोनों के एनर्जी का डिफरेंस होता उतनी वो यहाँ से क्या होगा, रेडिएशन निकलता। आपको पता है लाइमन बाल्मर पास्कल सब में पढ़ा था आपने, रेडिएशन निकला था। और आपने ये भी पढ़ा था कि रेडिएशन कुछ एनर्जी होगी उसकी, तो इस एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा बच्चों, तो वो ऑब्वियस सी बात होगी कि वो इन दोनों के एनर्जी का डिफरेंस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, दोनों के एनर्जी का डिफरेंस हो जाएगा, दैट इज़ E2 माइनस E1। और आपको ये पता करना है कि अच्छा इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी निकलेगी इस लाइट की, तो आपको पता है E इक्वल्स टू बच्चों क्या होता है, एच न्यू। तो फ्रीक्वेंसी पता करनी है तो क्या होगा, डेल्टा ई को आप एच से डिवाइड कर दोगे। तो दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस को डिवाइड करके अगर आप किससे, प्लैंक्स कांस्टेंट से डिवाइड कर दो तो आपको क्या पता चल जाएगी, फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो कि कभी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो उससे फ्रीक्वेंसी जो लाइट की निकलती है वो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी, दोनों एनर्जी लेवल के रेस्पेक्ट में। फोर्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, उनका ये कहना था, फोर्थ जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन में 2 पाई। दैट मीन्स मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, r से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो बोलता है किसी इलेक्ट्रॉन का MVR जो होता है ना वो किसके बराबर होता है बच्चों, h अपॉन 2 पाई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, तो n से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बच्चों, यहाँ पे क्या ध्यान से सुनना कि यहाँ पे रेडियस है, मेरे को पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ होगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ होगा, और h कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, और n की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 1 2 3 4, तो ये भी नंबर है। दैट मीन्स ये जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट r की बात करोगे तो n की वैल्यू 1 पुट कर दोगे, फर्स्ट ऑर्बिट की बात करोगे तो n की वैल्यू 1, सेकंड ऑर्बिट की n की वैल्यू 2, थर्ड ऑर्बिट के बारे में बात करोगे n की वैल्यू 3 पुट कर दोगे। दैट मीन्स किसी भी एटम के लिए, और जब मैं बोर्स मॉडल बोलता हूँ ना तो ध्यान से एक चीज़ मान के चलना बच्चों, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम की बात हो रही है, उसके अलावा किसी की बात नहीं हो रही। ये लिमिटेशंस में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ध्यान रखना, अभी ये मत समझने लगना गोल्ड वोल्ड इतने बड़े बड़े एलिमेंट की बात हो रही है। तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट की बात हो रही है। हाइड्रोजन लाइक क्या होता है उस पर भी आएंगे हम।
तो सिंपल से समझो कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट वहीं होगा जहाँ पे आपका h/2 इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या होता है 1 × h/2। तो दैट मीन्स हमेशा जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 के बराबर होगा वहीं पे आपकी ऑर्बिट हो वहीं पे आपका रेडियस या ऑर्बिट हो सकती है। इसका मतलब कि न्यूक्लियस के चारों तरफ कहीं पे भी फर्स्ट सेकंड ऑर्बिट नहीं होगा। अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो दैट मीन्स इस पॉइंट पे ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, n की वैल्यू 1 को, फिर 2 की वैल्यू को, 3 की वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। तो रेडियस वहीं पे हो सकता है जहाँ पे आपका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चों, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो ये बेसिक क्या थे, इनके पोस्टुलेट्स थे। ये क्या थे, बोर्स के पोस्टुलेट। अब अगर मैं मॉडल की बात करूँ, इन्होंने फाइनली जो मॉडल बोला, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, अब जो भी चीज़ें बताने जा रहा हूँ बच्चों एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से या बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे बताऊंगा जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहला पॉइंट उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ऑर्बिट्स में घूमता है। तो सिंपल सी चीज़ उन्होंने क्या बोली कि स्टेशनरी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड ऑर्बिट। उसको क्या बोलते हो आप, ऑर्बिट बोलते हो। और जिसकी n की वैल्यू क्या होती है 1 2 3, फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब n = 1, सेकंड ऑर्बिट का मतलब n = 2 1 2 3, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। और आगे आप पढ़ोगे कि स्टेशनरी स्टेट को ही आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हो। ऑर्बिट को और टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कंफ्यूज मत हो ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, ऑर्बिट को ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, एक दूसरा नाम है। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। दूसरे है उन्होंने ये भी बताया कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट का मतलब 1 डालोगे तो फर्स्ट ऑर्बिट, 2 डालोगे तो सेकंड ऑर्बिट। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए n² a0 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा भी बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले ध्यान से सुनो जो बताया जा रहा है कि Rn दैट मीन्स nth ऑर्बिट हमेशा हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम। जब मैं बोर्स मॉडल की बात करता हूँ तो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम की बात हो रही है। तो Rn दैट मीन्स उसकी वैल्यू उन्होंने बताई n² a0, और जो a0 है वो 52.9 पिकोमीटर है। तो दैट मीन्स अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की कितनी होगी, तो 1² a0 दैट मीन्स सिंपली 52.9 पिकोमीटर हो गया, या a0 हो गया सिंपली। अगर आपसे पूछा जाए कि सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, तो 2 डालो यहाँ पे n की जगह, तो 2² 4 a0 हो गया, 4 मतलब 4 × 52.9 पिकोमीटर। थर्ड ऑर्बिट पूछा जाएगा तो 9 a0 हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ रहे हो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने रेडियस का फॉर्मूला बताया मैं। तो इस चीज़ से और क्या, अगर आप इसकी बात करोगे बोर्ड के 12th की बात करोगे तो मे बी ये इतना रेलेवेंट ना हो, क्योंकि इस लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। लेकिन एंट्रेंस में ध्यान रखना, जो हमें ये लगता है ना कि ये कंसेंट्रिक सर्कल इक्विडिस्टेंट होते हैं, ऐसा नहीं होता कि इसके बीच का डिस्टेंस इसके बीच का डिस्टेंस सेम होता। ध्यान से देखना, पहले ऑर्बिट का डिस्टेंस a0 है, तो सेकंड ऑर्बिट का 2 a0 नहीं है बच्चा, 4 a0 है। तो दैट मीन्स सिंपली इस तरीके से होता है a0, अच्छा 4 a0, फिर 9 a0 हो जाएगा थर्ड ऑर्बिट, तो और 2 हो जाएगा। तो हर सक्सेसिव 2 ऑर्बिट का डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो हर सक्सेसिव हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हर सक्सेसिव ऑर्बिट्स के बीच का डिस्टेंस प्रोपोर्शनल मतलब वो नहीं होता कि बराबर बराबर होगा, वो सक्सेसिव बढ़ता रहता है स्क्वायर में, क्योंकि पहला a0 है, दूसरा 4 a0 है, फिर 9 a0, 16, 25, 36, इस तरीके से बढ़ता रहेगा। आई होप आपको रेडियस का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। नाउ थर्ड जो पॉइंट था उनका, उन्होंने फार्मूला खाली रेडियस के लिए नहीं दिया, उन्होंने फार्मूला एनर्जी के लिए भी दिया। और एनर्जी का फार्मूला -RH 1/n², -RH 1/n², जहाँ पे R अगेन रेडबर्ग कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 2.18 × 10⁻18 जूल है। ठीक है, 2.18 × 10⁻18 जूल रेडबर्ग कांस्टेंट है। n की वैल्यू अगेन जिस ऑर्बिट की बात कर रहे हो 1 2 3 4, तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करोगे एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, तो सीधे आ जाएगा -2.18 × 10⁻18 जूल। अगर आप सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहे हो तो E2 की वैल्यू बात कर रहे हो, तो दैट मीन्स अगर ये पूरा x है तो ये तो यही आएगा, डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो
कि जैसे जैसे मैं दूर जाता जा रहा हूँ, नीचे बड़ा नंबर से डिवाइड होता रह रहा, और ये माइनस की वैल्यू और छोटी होती जा रही। सबसे पहली चीज़ माइनस क्यों है? माइनस इसलिए बच्चों क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाउंडेड सिस्टम में है न्यूक्लियस के साथ, वो फ्री नहीं है किसी के इन्फ्लुएंस में, इसलिए नेगेटिव है। लेकिन अगर ये वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ये नंबर 0 के पास चलता जाएगा। दैट मीन्स नेगेटिव में आप बेसिकली क्या करो, इसको छोटा करते जा रहे हो, छोटा करते जा रहे हो, तो 0 के और पास जाता रहेगा। तो कहने का क्या मतलब है कि जैसे जैसे ऑर्बिट बड़ा हो रहा है, 0 के पास क्यों जा रहा है? क्योंकि याद रखना बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से फ्री होता है, जिस पे किसी न्यूक्लियस का कोई भी असर नहीं होता, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उसकी एनर्जी 0 होती है। उसी को आप फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हो बच्चों। उसी को क्या बोलते हो? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज़ समझना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो बच्चों इन्होंने बात कर दी, 3 पॉइंट हमने डिस्कस करें कि स्टेशनरी ऑर्बिट ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, देन रेडियस का फार्मूला, देन एनर्जी का फार्मूला। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे बताया कि जो बोर्स मॉडल था वो खाली हाइड्रोजन के लिए नहीं, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए भी था। ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए नहीं, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए भी था। तो जब मैं हाइड्रोजन लाइक एटम बोलता हूँ तो हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब होता है, तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन लाइक का मतलब हाइड्रोजन जैसा ही एक ही इलेक्ट्रॉन वाले, हीलियम प्लस। हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूँगा, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, हाइड्रोजन लाइक हो गया। लिथियम 2+, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 निकाले, तो ये सारे हाइड्रोजन लाइक एटम होगा, और ये हाइड्रोजन तो खुद है ही। तो जब आप रेडियस की बात करते हो और एनर्जी की बात करते हो, तो उन्होंने खाली हाइड्रोजन के लिए नहीं, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए भी बताया। ठीक है, तो उन्होंने रेडियस का फॉर्मूला जो आपने A0n² पढ़ा, डिवाइडेड बाई Z भी होता है। हाइड्रोजन के केस में 1 हो जाता है, ये एटॉमिक नंबर है, तो ये 1 हो गया, तो A0n² हो गया। लेकिन अगर आप किसकी बात करोगे, किसी और की बात करोगे, जैसे हीलियम प्लस की बात करोगे, तो एटॉमिक नंबर हीलियम प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एटॉमिक नंबर तो 2 होगा, तो वहाँ पे आप 2 पुट करोगे। और अगर आप एनर्जी की बात करोगे तो -RH, अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाता है, Z² ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछला वाला अपने आप ही डिराइव हो जाएगा, Z की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो -RH/n² हो गया, और यहाँ पे A0n² हो जाएगा। और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखने वाली चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कैसे क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर? क्वेश्चन कैसे आ सकता है? सिंपल, आपसे बोलेगा कि हाइड्रोजन के 3rd ऑर्बिट और हीलियम के 2nd ऑर्बिट में बड़ा कौन है? सिंपल क्वेश्चन। हाइड्रोजन का 3rd ऑर्बिट, मैं A0 की वैल्यू नहीं डालूंगा, मेरे को पता है A0 तो कांस्टेंट है। तो अगर हाइड्रोजन के 3rd ऑर्बिट की बात करी गई है, तो A0 3rd ऑर्बिट का मतलब 9 हो गया, और एटॉमिक नंबर 1 हो गया, तो 9A0 हो गया। और अगर मैं हीलियम के 2nd ऑर्बिट की बात करूंगा बच्चों, तो 2nd ऑर्बिट का मतलब क्या हो गया, A0 × 2 का स्क्वायर 4, और एटॉमिक नंबर 2, तो 2A0 और 9A0 में बड़ा कौन सा है बच्चों? 9A0। तो हमेशा आपका हाइड्रोजन का 3rd ऑर्बिट बड़ा होगा हीलियम के 2nd ऑर्बिट से। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में भी, आपके NCERT के एक्सरसाइज में भी है। जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो आपको ये ऐसे क्वेश्चन भी कराऊंगा। और सिमिलरली एनर्जी के लिए भी है, तो आप एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हो Z और N की वैल्यू डाल के, कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है, किसकी वैल्यू कम है। आई होप बच्चों आपको ये पॉइंट भी समझ आया होगा। लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कई बार हम मिस कर देते हैं पढ़ना, लेकिन यहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ये लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे बोर्स मॉडल का। तो इसमें बेसिकली उन्होंने क्या बताया कि जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है तो किस किस चीज़ पे डिपेंडेंट होती है? तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। दैट मीन्स एटॉमिक नंबर अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में तेज हो जाएगी अगर ये ज़्यादा पॉजिटिव है तो। और दूसरी चीज़ बच्चों क्या है कि अगर आपका PQN बढ़ता है तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। PQN मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट के कंपैरिजन में सेकंड ऑर्बिट, अगर सेम एलिमेंट की बात करोगे तो फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकंड का स्पीड कम होगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगा सेकंड ऑर्बिट का, क्योंकि इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता चला जाता है, दैट इज ऑर्बिट नंबर बढ़ता चला जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होती जाएगी। लेकिन तो दैट मीन्स अगर एक एलिमेंट है तो जैसे जैसे दूर जाते रहोगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सक्सेसिव ऑर्बिट की कम होती जाएगी।
लेकिन अगर फर्स्ट ऑर्बिट की ही बात करोगे और एटॉमिक नंबर बढ़ाते रहोगे तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसके न्यूक्लियस में ज़्यादा प्लस चार्ज होगा, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता रहेगा। तो आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा कि बोर्स मॉडल में क्या क्या पोस्टुलेट है, उन्होंने किस किस तरीके से एनर्जी और रेडियस के बारे में बताया और उसके बेसिस पे आप कैसे कैसे कंक्लूजन निकाल सकते हो, क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हो। तो दिस वाज बोर्स मॉडल एक्सप्लेन्ड। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम स्पेक्ट्रल जो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में हमने फार्मूला पढ़ा था, याद है बच्चों, इसके बारे में आपने पढ़ा था, वेव नंबर का फार्मूला पढ़ा था 109677 1/n1² - 1/n2²। ये फार्मूला कैसे ड्राइव होता है, कैसे आप बोर्स मॉडल का यूज़ करके उस फार्मूले को ड्राइव कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो उस पे होगा, रिलेशन बिटवीन आप किस तरीके से ड्राइव कर सकते हो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को फ्रॉम बोर्स मॉडल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप बच्चों आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय बच्चों।